हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार सूद, कंसल्टेंट स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना इस जो सीरीज है हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। इससे आगे का जो हमारा जो सेगमेंट है वो है हमारा डायग्नोसिस। आज हम डायग्नोसिस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इससे पहले हम ओवरयूज इंजरीज और एक्यूट इंजरीज पढ़ चुके हैं, और पेन भी हम जो अपना सेगमेंट है वो क्लियर कर चुके हैं कि पेन क्या होता है, कितने तरह का होता है। अब हम आगे का डिस्कस करेंगे कि खिलाड़ी को जब ऑन द फील्ड या वर्कआउट के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान जब उसको इंजरी हो जाती है तो वो किस तरह की इंजरी है, उस इंजरी को हम कैसे पता करते हैं, कैसे हम उसको डायग्नोज करेंगे। तो आज से हम अपना जो डायग्नोसिस वाला सेगमेंट है वो शुरू करने जा रहे हैं। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उन्होंने हमारी लास्ट की सीरीज जो लास्ट की वीडियोज हैं वो नहीं देखी हैं तो वो जाकर उनको देख सकते हैं, क्योंकि हम एक पूरी एक सीरीज बना रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, यानी कि स्पोर्ट्स इंजरीज में क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं या क्या क्या चीजें हमें जाननी चाहिए। तो हमने इसकी पूरी एक सीरीज ये चला रखी है, तो जितने भी व्यूअर्स हैं वो जाकर उनको देख सकते हैं। और आज हम अपने इस सेगमेंट के अंदर डायग्नोसिस जो वो शुरू करने जा रहे हैं। तो डायग्नोसिस हम क्या क्या पढ़ेंगे, बेसिकली हम असेसमेंट पढ़ेंगे और इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे। इन्वेस्टिगेशन जो हम अपने आने वाले सेगमेंट के अंदर पढ़ेंगे। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा असेसमेंट वाला सेगमेंट। तो हम बिना देरी के अपना ये सेगमेंट शुरू करते हैं। तो आज हम अपना जो है असेसमेंट वाला जो सेगमेंट है वो शुरू करने जा रहे हैं। देखिए असेसमेंट क्या, बेसिकली जैसे कि मैंने भी आपको बताया, ये डायग्नोसिस का ही एक पार्ट होता है। हम यहाँ पे बेसिकली लिख लेते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस असेसमेंट जो है वो डायग्नोसिस का ही पार्ट होता है, असेसमेंट और इन्वेस्टिगेशन। तो आज हम केवल असेसमेंट पढ़ेंगे। तो असेसमेंट क्या चीज है, असेसमेंट को हम बेसिकली दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, एक हिस्ट्री और एक एग्जामिनेशन। दो ही मेन पार्ट होते हैं असेसमेंट के। सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं हिस्ट्री, और सेकंड पार्ट है हमारा एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन तो हम असेसमेंट को दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री में और एग्जामिनेशन में। सबसे पहले हम हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री क्या चीज है, हिस्ट्री जो है जो पेशेंट हमें बताता है या एथलीट हमें आके बता रहा है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे पेन है, कैसे उसको चोट लगी, कितने दिन से प्रॉब्लम हो रही है। यानी कि बेसिकली जो पेशेंट और एथलीट या कोई पर्सन हमें आके अपने बारे में, अपनी इंजरी के बारे में जो डिटेल्स दे रहा है उसको हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। और एग्जामिनेशन जो डॉक्टर या थेरेपिस्ट खुद रियलाइज करता है, खुद चेक करता है ऑन द साइट पे जाके, या पेशेंट के जहाँ पेन हो रहा है या जहाँ कई दफा फ्रैक्चर हो जाते हैं, फ्रैक्चर है या कहीं पे स्टिफनेस है, यानी कि उसको जो प्रॉब्लम है, जो थेरेपिस्ट है या डॉक्टर खुद उस चीज को चेक करता है, उसको हम एग्जामिनेशन में काउंट करेंगे। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन को एक बार रफ कर देते हैं। हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि हिस्ट्री क्या चीज है। देखिए असेसमेंट जो अभी मैंने बताया कि जांच करना है, असेसमेंट के अंदर हम सारी जांच ही पढ़ने वाले हैं। असेसमेंट का मतलब ये होता है जांच करना, आकलन करना, किसी चीज का विश्लेषण करना। तो ये सारी चीजें असेसमेंट के ही एक जो मतलब कह सकते हैं सिनोनिम्स हैं। तो हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री क्या चीज है, हिस्ट्री एक की स्टोन की तरह काम करता है। यानी कि जब भी हम एक्यूरेट डायग्नोसिस हमें बनाना हो, एक्यूरेट किसी चीज को डायग्नोज करना हो, तो सबसे पहले हिस्ट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। क्योंकि जब तक हम पेशेंट से या एथलीट से उसकी पूरी डिटेल्स हम नहीं जानेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल कंडीशन है क्या, कितने दिन से उसको हो रही है या ऑन द स्पॉट हुई है, किस तरह की उसको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो हम इसमें बेसिकली लिख सकते हैं history remains a keystone of accurate diagnosis। तो एक तरह के की स्टोन का काम करती है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि पेशेंट्स की डिटेल्स क्या हैं, तब तक हम कभी भी एक एक्यूरेट डायग्नोसिस नहीं बना सकते। अब की स्टोन हम किस तरीके से, इसके बेसिकली तीन पार्ट हैं कि हम किन तीन पार्ट में पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं, यानी उसकी एक अच्छी हिस्ट्री हम कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है वो हमारा, सबसे पहले हमें पेशेंट को या एथलीट को बहुत अच्छे से उसको सुनना चाहिए कि पेशेंट अपनी प्रॉब्लम बता क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि हम पेशेंट आया या एथलीट आके हमें कोई प्रॉब्लम बता रहा है, थोड़ी सुनी, दो चार बातें सुनी, ठीक है, हमने एक अपना एक अजम्पशंस बना ली, अपनी एक हाइपोथेसिस बना ली कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम जो है
हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो हमें प्रॉपरली क्या करना चाहिए, उसको अलाउ ए टाइम सफिशिएंट, हम इसमें टाइम भी लिख सकते हैं या प्रॉपर टाइम, अलाउ ए प्रॉपर टाइम। पेशेंट को हमेशा प्रॉपर टाइम देना चाहिए, उसको अपनी बात रखने का, कि वो पेशेंट कहने क्या चाह रहा है, वो बताने क्या चाह रहा है। हो सकता है क्योंकि जब भी हम उसे प्रॉपर अलाउ टाइम देंगे, उसको बोलने का उसको मौका देंगे, तो हमें उसके कन्वर्सेशन के दौरान हमें पता, कई दफे ऐसे की पॉइंट्स में पता चल जाते हैं कि जिससे कि हमें जो अपने एक्यूरेट डायग्नोसिस को बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। क्योंकि अगर हम पेशेंट की बात सुनेंगे ही नहीं अच्छे से, 1-2 मिनट उसको दिया और वहाँ चलो ठीक है, हमने एक अपनी हाइपोथेसिस एक एजम्पशन बना ली, इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा नहीं होता। वो कभी भी हम अपने एक एक्यूरेट डायग्नोसिस नहीं बना सकते। तो ऐसे में हमें सबसे फर्स्टली पॉइंट हमारा जो यही है, हमारा जो कि हमें उसको प्रॉपर टाइम जो है उसको अलाउ करना चाहिए कि हाँ ठीक है, आपकी जो भी डिटेल्स है वो पहले, सबसे पहले आप हमें अच्छे से पूरी डिटेल जो है बता दीजिए, उसके बाद हम अपनी आगे की कार्रवाई करेंगे कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई पेन है, दर्द है, कितने दिन से हो रहा है, किस मूवमेंट पे हो रहा है, सोने में हो रहा है, बैठने में हो रहा है, मॉर्निंग में हो रहा है या इवनिंग में हो रहा है, पहले आप अपनी पूरी डिटेल जो है वो अच्छे से हमें बताएं, उसके बाद फिर हम अपने आगे का काम करेंगे। तो प्रॉपर टाइम जो है उसको देना बहुत जरूरी है पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को, एथलीट्स को अपनी प्रॉब्लम्स को बताने के लिए। आगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो आता, बी अ गुड लिसनर। गुड लिसनर क्या होता है, यानी कि जब भी पेशेंट कोई चीज अपनी बता रहा है, यानी कि ये फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है। पेशेंट जब अपने हिस्ट्री को अच्छे से बता रहा होता है तो हमें उसको ध्यान से सुनना भी होता है। ऐसा नहीं कि पेशेंट बता रहा है, हम कोई दूसरा काम कर रहे हैं, या हमारा दिमाग जो है ध्यान है वो कहीं दूसरी जगह है, ठीक है, हम उसको इधर से सुन रहे हैं, इधर को निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो हमें उसकी बात को भी अच्छे से सुनने की आदत हमें होनी चाहिए कि पेशेंट जो बता रहा है हमें उससे अच्छे से सुने, ताकि हम एक अच्छा एक अजम्पशंस, अपनी एक अच्छी हाइपोथेसिस, जो एक एक्यूरेट डायग्नोसिस है वो हम बना पाए। तो गुड लिसनर्स भी हमें टाइम अलाउ के साथ साथ हमें गुड लिसनर्स भी होना पड़ता है कि हमें जो पेशेंट्स अपनी डिटेल्स दे रहा है हमें उस अच्छे से, हमें ध्यान से सुननी भी चाहिए। तो ये होता है हमारा गुड लिसनर्स की निशानी। देन सी, थर्ड पॉइंट होता है हमारा स्पोर्ट। यानी कि जिस गेम में या जिस जो इंजरी उसको लगी है खिलाड़ी को गेम के दौरान, हमें बेसिकली उस स्पोर्ट्स की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि जब भी हमारे पास कोई पेशेंट इस तरह का आ रहा है या एथलीट इस तरह का आ रहा है, जैसे कोई क्रिकेट से आ रहा है, वॉलीबॉल से आ रहा है, या बॉक्सिंग से है, हॉकी से है, तो हमें उस चीज को हमेशा हमें कंसिडर करना चाहिए कि ये जो प्लेयर्स है ये किस स्पोर्ट से आता है और इसको ये इंजरी किस तरह से हुई है, और आगे हम इसको किस तरह से बचा सकते हैं, या क्या हम इसके लिए प्रिवेंशन या प्रिकॉशंस हम इसको बता सकते हैं। क्योंकि हम प्रिकॉशंस जो हम तभी सेट करेंगे जब हमें उस गेम के बारे में पता होगा। तो मैं बेसिकली जो नॉलेज है वो हमें गेम के बारे में भी पता होनी चाहिए। यानी कि जब पेशेंट हमें अपनी डिटेल्स दे रहा है कि हमें इस गेम के दौरान ये इंजरी लगी है, या इतने दिन से पेन है, या ये प्रॉब्लम हमें हो रही है, तो जिस गेम की वो हिस्ट्री में दे रहा है हमें खुद भी उस गेम के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह का ये गेम है, और हम इस पेशेंट को या इस एथलीट को इस गेम में होने वाली इंजरी से किस तरह से बचा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो 3 है हमारे की पॉइंट्स हैं। पेशेंट्स को प्रॉपर टाइम देना चाहिए अपनी बात को कहने का, उसकी बात को सुनने का भी हमारे पास प्रॉपर टाइम होना चाहिए, हमें अच्छे तरीके से उसकी बात को सुनना चाहिए, और जिस स्पोर्ट से एथलीट आया है उस स्पोर्ट्स की या उस जो गेम है उसकी हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हम उसके लिए प्रिवेंशन और प्रिकॉशंस वगैरह सेट कर सकें और उस इंजरी को भी हम अच्छे से समझ सकें जो उस एथलीट को हुई है। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स थे हिस्ट्री के अंदर। अब हम हिस्ट्री में पेशेंट हमें क्या बताने वाला है और हम क्या चीज, हम उससे किस तरह की चीजें जो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट हमें क्या क्या चीजें वो बताए, तो बेसिकली हम उसके अंदर कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं।
तो यानी कि जो सिम्टम्स हैं, पेशेंट जब हमें अपने सिम्टम्स बताएगा तो हम उन्हें डिटेल में क्या क्या चीज़ हम उससे पूछ सकते हैं बाद में, क्योंकि पहले वो हमें अपनी बात सारी डिटेल्स में बताएगा, उसके बाद ही उसकी बात सुनने के बाद हम फिर तभी तो हम उससे जो एग्जाम से वो सारी चीज़ें पूछेंगे। तो जो सिम्टम्स हैं वो किस किस तरह की जो हमें बताने वाला है, अब हम आगे जो है वो सिम्टम्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है हमारा सिम्टम्स, यानी कि पेशेंट हमें किस तरह के सिम्टम्स बताने वाला है। तो हम इसके बेसिक जो एक हेडिंग लिख लेते हैं, टेंस एंड accurate description of symptoms। ये एक हमारी बेसिक जो है हेडिंग हो गई। अब सिम्टम्स के डिस्क्रिप्शन हम सबसे पहले क्या लेने वाले हैं, सबसे पहले आता है हमारा पेन। पेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे सिम्टम्स का। पेन क्या चीज है, हम अपने लास्ट एपिसोड के अंदर बता चुके हैं कि पेन क्या है, कितने तरह के होते हैं और कहां कहां से ये परसीव करते हैं हम। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि पेन जो है जब पेशेंट हमें बताएगा तो सबसे पहले हमें लोकेशंस पे ध्यान देना होता है। पेशेंट क्या बताएगा उसकी बताएगा सबसे पहले हमें लोकेशन, कि पेन कहां पर है। तो हमें उसकी लोकेशन जाननी होती है कि पेन कहां पर है, हाथ पे है या लेग में है, एंकल पे है, शोल्डर पे है। तो सबसे पहले हम जो है उसकी लोकेशंस को जानेंगे। नेक्स्ट पेन के अंदर आता है हमारा ऑनसेट, यानी कि जो पेन है वो किस तरह का है, अभी हुआ है या काफी टाइम पहले से चल रहा है, एक्यूट इंजरी का है या ओवर यूज इंजरी का है। तो हमें उसका लोकेशन, ऑनसेट्स, और देन थर्ड आता है हम उसका क्या चेक करेंगे, सिवियरिटी। सिवियरिटी यानी कि पेन की सिवियरिटी कैसी है। सिवियरिटी के टाइप अगर हम बात करें तो तीन तरह का होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। यानी कि पेन बहुत कम है, थोड़ा सा ज्यादा है, या बहुत ही ज्यादा है, यानी कि शार्प शूटिंग पेन है ना, अनटॉलरेबल पेन है। तो उस तरह के पेन को बहुत ज्यादा, अगर अनटॉलरेबल उसको हम बहुत ज्यादा सिवियर कहेंगे। अगर जिसको हम थोड़ा टॉलरेट कर सकते हैं उस पेन को हम मॉडरेट पेन कहते हैं, या पेन बहुत ही माइनर लेवल का है तो हम उसे माइल्ड पेन बोलते हैं। तो तीन चीजें, लोकेशन, ऑनसेट और सिवियरिटी, ये पेन के अंदर ही हमें देखनी होती है। इसके बाद पेन के में आगे क्या चेक करते हैं, पेन हम आगे देखते हैं कि पेन किस तरह का, यानी उसका बिहेवियर कैसा है। पेन का बिहेवियर, बिहेवियर यानी कि पेन जो है किस तरह का है, कांस्टेंट पेन है या इंटरमिटेंट पेन है, यानी कि पेन रेगुलर चल रहा है या पेन एपिसोड में रुक रुक के हो रहा है, यानी कि सुबह में हो गया, फिर दोपहर में हो गया, या शाम को हो गया, या पर्टिकुलर किसी मूवमेंट पे हो रहा है। इस तरह के पेन को हम इंटरमिटेंट पेन बोलते हैं या एपिसोडिक पेन बोलते हैं। और वो पेन जो लगातार कंटिन्यू है, यानी कि बिल्कुल भी स्लो नहीं होता, धीरे धीरे मतलब कंटिन्यू अपनी रफ्तार में रहता है, पूरे दिन या पूरी रात पेन जो है कंटिन्यू चल रहा था, उस पेन को हम कांस्टेंट पेन बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट और इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट सिवियरिटी में हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइल्ड, मॉडरेट और देन थर्ड सिवियर। कॉन्सेप्ट में डाल सकते हैं किस तरह का पेन है, कैसी इंजरी का है, एक्यूट है या ओवर यूज है, एक्यूट और ओवर यूज। लोकेशन में साइट, साइट ऑफ पेन, यानी कौन सी साइट पे पेन है। ऑन साइट में एक्यूट है, ओवर यूज है, सिवियर में माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर पेन है, और बिहेवियर में आता है हमारा कांस्टेंट है या इंटरमिटेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसके अंदर ले सकते हैं, वो आता है हमारा इरेटिबिलिटी, यानी कि इरेटिबिलिटी, पेन कितना इरिटेट करता है हमें। पेन से हम बहुत ज्यादा परेशान तो नहीं हो जाते, बेसिकली पेन से परेशानी होते हैं, लेकिन इरिटेट कितना है, इरिटेबल पेन है या नॉर्मली हम उसको टॉलरेबल कर सकते हैं। तो इसके अंदर सकते हैं इरिटेबल है या नॉर्मल है, इरिटेबल और नॉर्मल टाइप।
नेक्स्ट आता है हमारा पेन के अंदर लिखते हैं रेडिएटिंग, यानी कि रेफर्ड पेन। रेफर्ड तो नहीं है, इसमें लिख सकते हैं रेफर्ड, यानी कि पेन कैसा, पेन पर्टिकुलर एक ही साइड पे है या पेन मूव कर रहा है। अगर पेन मूव कर रहा है तो पेन रेडिएटिंग पेन है, अगर पेन पर्टिकुलर साइड पे है तो वो सोमैटिक पेन हो सकता है, यानी कि एक ही जगह का वो पेन है, या किसी सिंड्रोमिक पेन हो सकता है। तो हम इसके अंदर उसकी रेफर्ड पेन के अंदर उसकी रेडिएटिंग जो है उसको देखते हैं कि पेन रेडिएटिंग तो नहीं है। सपोज करो एल्बो में पेन है, लेकिन जो पेन है उसकी जो बेसिक साइट होती है वो एल्बो, कई दफा एल्बो नहीं होती, वो हमारी थोरैसिक से या सर्वाइकल रीजन से पेन जो है वो हमारा आ रहा होता है। तो इस तरह के पेन का हम जो उसकी रेडिएटिंग जो साइट्स है वो हमें उसकी देखनी होती है। तो बेसिकली हम इसकी लोकेशन, ऑनसेट, सिवियरिटी, बिहेवियर, इरिटेबिलिटी और रेफरनेस, यानी कि जो रेडिएटिंग तो नहीं है पेन, तो ये सारी चीज जो हमें पेन के अंदर जाननी होती है। आगे हमारा जो इसका की पेन का पॉइंट है वो पॉइंट आता है हमारा इसका नेचर। यहीं पे हम लिख लेते हैं नेचर। पेन किस तरह का, यानी कि पेन का नेचर कैसा है। नेचर के अंदर हम जो देखेंगे कि पेन शार्प शूटिंग तो नहीं है, डायरेक्ट तो नहीं है, बहुत ज्यादा रेडिएट तो नहीं कर रहा। तो इस तरह के पेन का हमें पेन का नेचर जानना होता है, यानी कि शार्प शूटिंग यानी कि बहुत अनटॉलरेबल पेन है, या पेन थोड़ा थोड़ा हो रहा है यानी कि एक ही जगह पर है लेकिन टॉलरेबल पेन है। तो पेन किस टाइप के नेचर का है, तो हमें उस पेन का जो नेचर है वो भी हमें देखना होता है। नेक्स्ट जो इसका एक फैक्टर्स है यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारा रिलीविंग फैक्टर। यहाँ लिख लेते हैं रिलीविंग फैक्टर। रिलीविंग फैक्टर क्या होता है, यानी कि वो साइट्स, वो मूवमेंट जिसमें पेन जो है हमें थोड़ा कम महसूस होता है, उस साइड कम करते हैं या उस फैक्टर्स कम करते हैं रिलीविंग फैक्टर। यानी कि कई दफा पेन हमें मॉर्निंग में हो रहा था लेकिन हम पूरे दिन पेन नहीं होता, तो यानी कि जो पूरा दिन है हमारा वो रिलीविंग फैक्टर है, लेकिन जो मॉर्निंग है वो हमारी पेन फैक्टर्स में है। या हम वॉकिंग कर रहे हैं, वॉकिंग के टाइम पे हमें पेन नहीं होता, या पर्टिकुलर किसी मूवमेंट पे पेन हो रहा था, तो हमें उन चीजों को देखना था कि ये जो पेन है वो किन किन मूवमेंट पे हो रहा है और किस किस मूवमेंट पे या किस किस काम को करते टाइम पेशेंट को, एथलीट को वो पेन नहीं हो रहा है, किस किस ट्रेनिंग पे ये पेन नहीं हो रहा है, या ट्रेनिंग की जो मूवमेंट है, गेम की जो मूवमेंट है, किस मूवमेंट पे पेन वो होता है और किस मूवमेंट पे पेन नहीं होता, यानी उसके रिलीविंग फैक्टर्स क्या है और उसके पेन फैक्टर्स क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा रिलीविंग फैक्टर वाला, ये भी हमें जानना होता है पेन के अंदर। अब इससे आगे हम जान लेते हैं पेन के आगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था हमारा पेन हमने पढ़ लिया, पेन का हम पढ़ेंगे स्वेलिंग, यानी कि स्वेलिंग क्या चीज है, स्वेलिंग। देन उसके बाद हम फंक्शंस पढ़ेंगे और मेरे ख्याल से उसके बाद जो हिस्ट्री हमारी जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है हमारा स्वेलिंग। एथलीट जब अपनी प्रॉब्लम बता रहा था तो वो स्वेलिंग का पॉइंट भी लेगा कि स्वेलिंग उसको है या नहीं है। अगर वो स्वेलिंग उसको है तो स्वेलिंग किस तरह की है, क्या वो स्वेलिंग पहले से चली आ रही है या एक्यूट इंजरी की है, अभी रिसेंटली एक दो दिन में हुई है, या अचानक से फ्रैक्चर वगैरह हुआ है, या ट्रेनिंग के दौरान किस तरह की जो कोई पुअर टेक्निक्स तो इस्तेमाल नहीं करी है। तो उस तरह से भी जो है स्वेलिंग उसको हो सकती है। तो स्वेलिंग भी हमें जो जो पेन वाली साइट है वहां पर हमें स्वेलिंग को भी जो है चेक करना होता है कि एक्यूट इंजरी की स्वेलिंग है वो या ओवर यूज इंजरी की स्वेलिंग है। स्वेलिंग के बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो आता है हमारा इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी क्या होती है, इंस्टेबिलिटी क्या होती है, जब हमारा जॉइंट या मसल्स हम ट्रेनिंग करते हैं या गेम खेल रहे होते हैं या कोई दूसरा वर्क करते हैं तो उस टाइम पे क्या आता है हमारे सभी जॉइंट्स क्या होते हैं वो स्टेबल होते हैं, पर्टिकुलर अपनी एक नॉर्मल मूवमेंट में काम कर रहे होते हैं। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि एक्सेसिव फोर्स की वजह से या कई दफा ऐसे थ्रस्ट लग जाते हैं कि जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू जो इंजरीज हैं, सॉफ्ट टिश्यू पे जो हमारी इंजरी होती है उसकी वजह से क्या होता है हमारे जॉइंट्स जो है बोन है वो अनस्टेबल हो जाती हैं। तो मोस्टली इस कंडीशन के हम शोल्डर ले सकते हैं क्योंकि शोल्डर जो है हमारा वो हाइपर मोबाइल होता है और लेस स्टेबिलिटी होता है। तो शोल्डर के जो है जो अनस्टेबल होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा रहते हैं। तो हमें जो इंस्टेबिलिटी है इसको भी देखना होता है कि जो एथलीट है या पेशेंट्स है उसको इंस्टेबिलिटी तो कहीं पे या किसी जॉइंट पे नहीं है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ, हम लेंगे इसके अंदर लेंगे हम फंक्शन। फंक्शंस क्या होता है, यानी फंक्शन के अंदर यानी कि किस किस फंक्शंस में या किस किस मूवमेंट में या गेम के दौरान किस किस तरह की पर्टिकुलर एक्टिविटी में एथलीट को पेन हो रहा है और किस किस एक्टिविटी में पेन नहीं हो रहा है। तो हम इस तरह के फंक्शंस जो है हमें देखने होते हैं ट्रेनिंग के दौरान या गेम के दौरान, जब खिलाड़ी खेलता है तो कौन सी मूवमेंट में उसका जो है पेन हो रहा है और कौन सी मूवमेंट में उसको जो पेन नहीं होता, उसकी जो फंक्शनलिटी है उसको भी हमें जो चेक करना होता है। ये हमारे कुछ जो पॉइंट्स थे। अब इसके एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ डायग्नोसिस के, अब इससे आगे जो हमारी रीडिंग है वो हम लेते हैं प्रीवियस इंजरी, यानी कि जो पेशेंट अपनी हिस्ट्री हमें बता रहा है क्या उस हिस्ट्री में उसकी कोई प्रीवियस इंजरी तो नहीं है। तो प्रीवियस इंजरी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है वो एक बार हम देख लेते हैं कि अभी जो उसको प्रॉब्लम आ रही है कि वो करंट से रिलेटेड है या किसी प्रीवियस इंजरी से रिलेटेड है। तो अगर हम प्रीवियस इंजरी में उसको पढ़ेंगे तो हमें क्या क्या वो फैक्टर्स जो है हमें पढ़ने होते हैं, हम उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ इसमें अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लेंगे प्रीवियस इंजरी। प्रीवियस इंजरी फैक्टर, यानी कि पेशेंट जो अपनी डिटेल्स हमें दे रहा है उसमें कोई प्रीवियस इंजरी फैक्टर तो नहीं है। तो प्रीवियस इंजरी फैक्टर के दौरान हमें क्या चीज देखनी होती है, सबसे पहले इसके अंदर आता है हमारी इंजरी कोई, यानी कि जिस इंजरी की वो जो प्रॉब्लम हमें बता रहा है क्या वो उससे रिलेटेड है भी या नहीं, या कोई दूसरी इंजरी है। तो हम इसमें अदर इंजरी ले सकते हैं, अदर प्रीवियस इंजरी। उसको कोई पुरानी कोई प्रीवियस इंजरी तो नहीं है। कई दफा क्या होता है कि हम ओवर यूज इंजरी कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें पेन स्वेलिंग वगैरह ये सारी चीजें होने लगती हैं, लेकिन उस इंजरी का या उस पेन का जो जो बेसिकली कॉज है वो करंट का नहीं होता, वो किसी प्रीवियस इंजरी से जुड़ा होता है। अगर हमें पहले पास में कोई इंजरी लगी हुई है तो अगर वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी लॉस हुई है या मसल्स की एट्रोफी हुई है, किसी सॉफ्ट टिश्यू में एट्रोफी हुई है, तो उसकी वजह से भी हमें वो आगे चल के पेन कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने अपने जब हमने ओवरयूज इंजरी का जो हम सेगमेंट पढ़ रहे थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी लॉस हुई है तो आगे चल के वो हमें प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि वो उतना लोड लेने के लायक नहीं होती जितना हम उससे पहले ले रहे होते हैं, लेकिन आगे चल के हम लोड तो उस पर उतना ही डालेंगे तो वो हमें क्या करेगी, वो हमें आगे चल के प्रॉब्लम कर सकती है। तो इससे बेटर है कि हम उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है आफ्टर इंजरी जो हमसे डेवलप कर ले। तो ये पॉइंट हमारा आता है। उसके बाद आता है हमारा ट्रेनिंग हिस्ट्री। ट्रेनिंग हिस्ट्री पेशेंट से हमें ट्रेनिंग हिस्ट्री उसकी पूछनी होती है कि उसको जो करंट प्रॉब्लम हो रही है वो अपनी ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या कर रहा है, क्या उसका रूटीन है ट्रेनिंग का, कौन सा वर्कआउट वो पहले करता है, कौन सा वर्कआउट वो बाद में करता है। तो ये सारी चीजें हमें उसकी ट्रेनिंग से रिलेटेड है, वो किस तरह की वो ट्रेनिंग कर रहा है, कितनी उसकी ड्यूरेशन है, एंड्योरेंस कितना है, स्ट्रेंथ कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है, ये सारी चीजें हमें ट्रेनिंग हिस्ट्री से इसकी मिल सकती हैं। तो ट्रेनिंग हिस्ट्री से भी हमें एक ऐसा की पॉइंट मिल सकता है जिससे हम एक्यूरेट डायग्नोसिस बनाने में हमें हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लें तो वो होता है हमारा ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग, कई दफा लोग हम क्या कर रहे होते हैं कि या जिम में जाते हैं या किसी गेम की स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, हम लोग ओवर कर लेते हैं, वर्कआउट के दौरान ओवर वेट ले लेते हैं, या अगर रनिंग कर रहे हैं तो ओवर रनिंग कर लेते हैं। 2 किलोमीटर करनी है तो हम सोचते हैं नहीं यार 5 किलोमीटर कर लें, या वेट हमें 40 किलो उठाना है तो सोचे हम आज 80 किलो उठाने। तो ऐसे टाइम पे क्या था, हम ओवर ट्रेनिंग या ड्यूरेशन, अगर आज हम डेली हम 30 मिनट अगर वर्कआउट करें तो हम सोचा आज 1.5 आवर्स जो है वर्कआउट कर लें। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, ओवर ट्रेनिंग इंजरीज हो जाती है। तो ओवर ट्रेनिंग इंजरी जो हमें नहीं होनी चाहिए, इस चीज को हमें ध्यान रखिए कि हम जब भी हम कोई वर्कआउट करें या कोई ट्रेनिंग करें स्पोर्ट्स के दौरान तो हमें वेट या ट्रेनिंग हमें उतनी लीजिए जितनी हमारी मसल से हमारी बॉडी जो है उसे बियर कर सके, ताकि हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर
साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है? देखिए बेसिकली इसमें 2-3 चीज आती है। सबसे पहला आता है कंपटीशन। जब भी हम कोई कंपटीशन खेल रहे होते हैं या हमारा कंपटीशन आने वाला होता है और उसके जो टाइमिंग है बहुत कम बचे, तो ऐसे टाइमिंग बहुत कम बची होती है, तो ऐसे में क्या करते हैं हम, जो प्रेशर लेने लगते हैं अपने बॉडी के ऊपर, स्ट्रेस लेने लगते हैं कि पता नहीं कंपटीशन हम उसे कम्पीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमें क्या करना चाहिए। तो हम कई दफा हम उल्टी सीधी एडवाइस भी लेने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस लेने लगते हैं ओवर। तो साइकोलॉजिकली भी जो है हमें वो चीजें जो है हमें प्रॉब्लम करने लगती हैं। तो हम इस तरह की चीजों से भी जो है बचना चाहिए। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशनल फैक्टर। हाँ, इसमें साइकोलॉजी में फैक्टर होता है। एक तो प्रेशर ये होता है कि जो ट्रेनिंग कंपटीशन का, दूसरा कई दफा लोग कंपटीशन हार भी जाते हैं तो उसके बाद भी वो लोग इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कई दफा स्पोर्ट्स होते हैं या ओलंपिक गेम खेल रहे होते हैं या कोई छोटे लेवल का गेम है या स्टेट लेवल का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है या नेशनल लेवल का, तो कई दफा उसमें वो लोग डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं। तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि पता नहीं इतनी मेहनत करी थी कि क्यों हार गया या कैसे ये सारा कुछ हुआ। तो हमें उस चीज को भी जो हमें बचना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि हमें साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है स्पोर्ट्स के अंदर। क्योंकि अगर स्पोर्ट्स के अंदर हम साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाए, स्ट्रेस लेने लग जाए, तो फिर तो स्पोर्ट्स को बीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रिशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। न्यूट्रिशन पे लोग इस पे जो मोस्टली कम ध्यान देते हैं। जब भी हम लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं गेम के दौरान, या जो स्पोर्ट्स हैं, एथलीट हैं, वो तो डेली ट्रेनिंग करते हैं अपने स्पोर्ट्स की या अपने जो कॉम्पिटिशन्स हैं, गेम खेल रहे होते हैं। तो होता क्या है कि जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो हमें फुलफिल करनी पड़ती है, वो हमें जो पूरी रखनी पड़ती है। अगर हम वर्कआउट के दौरान ट्रेनिंग, अगर हम ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं या बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं और वर्कआउट हम पूरा मतलब मसल्स को अच्छे से, फाइबर्स को तोड़ रहे हैं जिम के अंदर भी जाकर भी, अपने गेम के ट्रेनिंग में भी, लेकिन इनएडिक्वेट हमारा जो है न्यूट्रिशन है, यानी कि हम न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो मसल्स है, जो बॉडी है, वो प्रॉपरली रिकवर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमें पेन होने लगता है या ओवर यूज इंजरीज होने लगती है। और हम गेम में भी जो, अगर हमारा गेम का टाइम, जो कंपटीशन है उसका टाइम अगर बहुत पास हो, तो हमें काफी चीजें जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो न्यूट्रिशन जो है, जब भी हम लोग जिम जाएं या कोई वर्कआउट करें या ट्रेनिंग करें, तो हमें न्यूट्रिशन का जो है खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि क्या हम उतना प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन जो हम नहीं ले रहे हैं, तो हमें ट्रेनिंग या वर्कआउट है उसको भी थोड़ा सा डाउन रखना पड़ता है कि हम जितना हमारा न्यूट्रिशन है उसके हिसाब से जो हम वर्कआउट या ट्रेनिंग करें। हाँ, अगर हम बहुत अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अच्छे खासे प्रोटीन ले रहे हैं, मल्टीविटामिन ले रहे हैं, अमीनो एसिड हमारा प्रॉपर है, क्रिएटिन वगैरह, प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट, सारा मतलब वॉटेवर जो भी चीजें सारी हम अच्छे से ले रहे हैं, तो हम अच्छी अपनी ट्रेनिंग वर्कआउट वगैरह खूब बढ़िया से करें, ताकि हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको हम अच्छे से रिकवर कर पाए अपने न्यूट्रिशन से। लेकिन अगर हम ट्रेनिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, काफी अच्छे लेवल की ट्रेनिंग हमारी चल रही है और न्यूट्रिशन हमारा बिल्कुल पुअर लेवल का है, तो फिर नहीं बात बनने वाली। फिर जो है बॉडी को रिकवर आप नहीं कर पाएंगे तो, क्योंकि आज जो हमने ट्रेनिंग करी है, अगर हम उसी को ही अच्छे से रिकवर 24 आवर्स में नहीं कर पाए, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पाए, अगले दिन हमें फिर ट्रेनिंग करनी होती है, एक दिन छोड़ के ट्रेनिंग करनी होती है, तो अगर पुरानी इंजरी हमारी जो फाइबर्स है मसल्स के, वो अच्छे से ठीक नहीं हुए हैं, वो फिल नहीं हुए हैं, वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाए हैं, और नेक्स्ट डे जाके आपने उनको फिर ब्रेक किया, तो वो आगे चल के ओवर यूज इंजरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि जो न्यूट्रिशन है हमारे ट्रेनिंग के दौरान, वर्कआउट के दौरान प्रॉपर होना चाहिए। तो ये बेसिक से जो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं हिस्ट्री के, जैसे ये मैंने आपको बताया, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने पेन पढ़ा, इसके अंदर पेन की साइट्स, बिहेवियर, नेचर, उसकी जो रेडिएटिंग्स हैं, ऑनसेट्स हैं, लोकेशंस हैं, वो हमने पेन के बारे में पढ़ी है। उसके बाद हम स्वेलिंग्स पढ़ी है, फंक्शंस पढ़े हैं, इंस्टेबिलिटी है, और प्रीवियस इंजरी फैक्टर्स में हमने उसकी कोई प्रीवियस इंजरी है वो हमने पढ़ लिया। ट्रेनिंग हिस्ट्री हमें उसकी जो लेनी होती है ना, ओवर ट्रेनिंग तो नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में ध्यान रखना होता है। साइकोलॉजिकल कोई स्ट्रेस तो वो नहीं ले रहे हैं किसी कंपटीशन का, तो उस चीज को हम ध्यान रखते हैं। न्यूट्रिशनल फैक्टर जो हमने पढ़े हैं। तो ये हमारा बेसिक जो ये सारा हिस्ट्री का है, ये सारी चीजें हमें पेशेंट बताता है, पेशेंट से हम ये सारी चीजें उससे हिस्ट्री में पूछते हैं। अब हम ये सब जानने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे। अब जो डॉक्टर्स है, जो थेरेपिस्ट है, वो खुद उस चीज को एग्जामिन करेगा, वो देखेगा उस चीज को, क्या वाकई में ये सारी चीजें हैं या कोई दूसरा फैक्टर है, कोई दूसरा रीजन तो नहीं है जिसकी वजह से वो पेन या उसको वो प्रॉब्लम हो रही है। तो हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम एग्जामिनेशन।